हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो इस वीडियो में जो आपकी हिस्ट्री है, भारतीय उपमहाद्वीप में कला का परिचय, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी तन से कराने जा रहे हैं। और इसमें हमने यूनिट सेकंड लिया है और इससे पहले हमने जो यूनिट आपका थर्ड है वो कंप्लीट करा चुके हैं। अभी तक आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड इस वीडियो में आपको यूनिट सेकंड कंप्लीट कराया जाएगा। तो पहले आप क्वेश्चन देखिए, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर में किस टाइप से पूछेंगे। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये 100% जो आप कह सकते हैं ना, ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आएगा, ठीक है। और ये हर साल आता है। तो क्वेश्चन आपके सामने, गाधर कला शैली, अमरावती कला शैली का वर्णन कीजिए। तो इन दोनों के बारे में आपको बताना है, इनकी जो कला शैली है उसमें। एंड क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जाएगा, प्राचीन भारत में कला केंद्र से आप क्या समझते हैं। तो इसमें जो कला का केंद्र है ना, जैसे एक ये है और एक ये है और एक मथुरा कला केंद्र है, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, अंदर बताना है। तो आपको समझ में आए, क्वेश्चन एक ही है, घुमा के क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन समझिएगा पेपर में किस टाइप से आएगा। एंड ये वाला क्वेश्चन है आपका, गाधर मथुरा कला की मुख्य विशेषता का वर्णन कीजिए। तो क्वेश्चन आपसे इस टाइप से पूछ सकता है कि दो के बारे में पूछ सकता है, या ऐसा भी पूछ सकता है इन तीनों के बारे में पूछ सकता है। तो आपको तीनों के बारे में पता होना चाहिए कि एक के बारे में पूछे, दो के बारे में पूछे, तीन के बारे में, तो आप आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, इसमें सिर्फ दो के बारे में पूछे गए, इनमें तीन के बारे में पूछे गए, विशेषताएं बतानी है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाधर मथुरा अमरावती कला शैली तीनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इन तीनों के बीच में अंतर क्या है ये बताना है, या पेपर में ये आ सकता है मथुरा और अमरावती शैली में अंतर बताना है, या इसमें और इसमें आ सकता है। तो तीनों के बारे में आपको अंतर पता होना चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, भारतीय उपमहाद्वीप में मूर्ति कला का वर्णन कीजिए। तो जो भारतीय उपमहाद्वीप में मूर्ति कला क्या है, एक फर्स्ट ये है, सेकंड थर्ड। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी ना इन तीनों के बारे में ही आपको बताना है। तो टोटल आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हमने लिए। 6 क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पर कंप्लीट मिलने वाले। और क्वेश्चन ना आपको घुमा के पूछे गए, लेकिन आंसर आपको हम बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। और बाकी जो इस यूनिट के 3 क्वेश्चन बच रहे हैं, क्वेश्चन ये सेकंड एंड ये थर्ड क्वेश्चन है। तो इन 3 क्वेश्चन के आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी क्लास 4 में। ये क्लास थर्ड है, ठीक है, इस यूनिट की क्लास फर्स्ट है मतलब। तो आपको आंसर बताते हैं, चलिए। तो जिस टाइप से हमने आपको क्वेश्चन समझाए हैं ना, इस टाइप से कोई नहीं बता सकता। आपको सिर्फ एक क्वेश्चन ही सिंपली दे देंगे और कहेंगे ये वाला आंसर आए तो लिखना। लेकिन जो स्टूडेंट होते हैं ना, उनके दिमाग में ये बातें आती नहीं, क्योंकि आप सबको पता है कि क्वेश्चन घुमा के आए तो आपको लगता है कि आंसर भी अब चेंज लिखना है, तो हम लिखे क्या, आंसर आते हुए भी आप नहीं लिख पाते। तो आपको समझना होगा क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, किस टाइप से आ सकता है। तो अब इन तीनों के बारे में ना आपको इसका परिचय में लिख सकते हैं, या इसका वर्णन करने को आया तो ये लिख सकते हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। एंड ये पॉइंट आपको विशेष, नीचे पॉइंट आएंगे वो विशेषताएं में लिखनी होगी, अभी हम आपको सब बताएंगे। देखिए आंसर, बौद्ध धर्म के विस्तार के क्रम में भारत में मूर्तिकला के 3 मुख्य विधाओं का विकास हुआ, जिन्हें अपनी शैली विकसित किए थे। इनके प्रमुख स्थान के कारण इन्हें गाधार, मथुरा, अमरावती कला स्कूल के नाम से निर्मित किया गया। तो आपको समझ में आ गया, ये स्कूल लिख के आए तो यही होती है, शैली लिख के आए तो यही होती है, और ये 3 होती है जो मूर्तिकला के प्रमुख स्थान है। यहाँ देखिए, कनिष्का से पहले बुद्ध की पूजा प्रतीकों के रूप में स्तूप में की जाती थी। कनिष्का ने एक सोने का सिक्का जारी किया जहां पहली बार बुद्ध की आकृति दिखाई दी। तो जो पहले पूजा कहाँ की जाती थी, बुद्ध की जो स्तूप होते हैं ना वहाँ की जाती थी। लेकिन जब जो कनिष्का है उन्होंने एक सोने का सिक्का जारी किया, उनके ऊपर वो बुद्ध की छवि दिखाई दी, आकृति दिखाई दी। उसके बाद कनिष्का ने बुद्ध की छवि बनाने के लिए ग्रीको रोमन मूल के मूर्तिकलाओं को प्रयोजित किया। तो फिर उनके बाद ना उनकी मूर्ति बनाना स्टार्ट कर दी, और इन राइटर के अकॉर्डिंग उन्होंने मूर्ति बनाई, कलाकार के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड इसके कुछ पॉइंट है, तीनों के बारे में बताए। मूर्ति कला की 3 प्रमुख शैलियाँ अर्थात गाधार, मथुरा और अमरावती शैली का विकास अलग अलग स्थानों पर हुआ। तो इन शैली का विकास कहाँ हुआ, अलग अलग। तो ये देखिए, मूर्ति कला की 3 प्रमुख शैलियाँ। तो ऊपर पूछा गया था ना मूर्ति कला के बारे में बताइए, तो यही बताना है, ठीक है। एंड इसका एक एक पॉइंट करके तीनों के बारे में बताया।
गाधार शैली का विकास आधुनिक पेशेवर अफगानिस्तान के निकट पंजाब की पश्चिम सीमाओं में 50 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक हुआ। तो इनको पता चल गया कि जो ये शैली कहाँ पर विकसित हुई थी, तो पंजाब की जो पश्चिम सीमाओं में 50 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक हुआ था। इस शैली को गीको इंडियन शैली के रूप में भी जाना जाता है, तो इस नाम से भी इस शैली को जाना जाता है। एंड सेकंड जो मथुरा है वो उसका देखिए। मथुरा शैली का विकास पहली और तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच की अवधि में यमुना नदी के किनारे हुआ। और ये कहाँ पर हुआ था? यमुना नदी के किनारे हुआ था इसका विकास, और तीसरी शताब्दी के बीच और पहले, ठीक है। ये मूर्तियाँ मौर्य काल के दौरान मिली पहले की कच्छ मूर्तियों के नमूने पर आधारित है। और ये मुझे यहाँ की मूर्तियाँ मिली थी, मौर्य काल की जो मूर्तियाँ होती है उस टाइम के जैसे मिली और उस टाइम जैसे ही दिख रही थी। एंड इसका थर्ड है, भारत के दक्षिणी भाग में अमरावती शैली का विकास सातवाहन शासकों के संरक्षण में कृष्णा नदी के किनारे हुआ। और तो इसका विकास कहाँ हुआ था, जो आपका थर्ड पॉइंट है, तो ये कृष्णा नदी के किनारे हुआ था। इस शैली की मूर्ति में त्रिभाग आसानी यानी 3 झुकावों के साथ शारीरिक शरीर का अत्यधिक प्रयोग किया गया है। तो इस मूर्ति में बनाने का जो तरीका है ना, तिकोना है, 3 टाइप का कह सकते हैं, और शरीर का झुकाव नीचे की तरफ होता है, तिकोना, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको ये इसका वर्णन कर सकते हैं, इसकी विशेष परिचय में लिख सकते हैं। अब इसका मेन पॉइंट है, ये देखिए यहाँ से आपकी विशेषता याद हो स्टार्ट होने जा रही है। आपसे विशेषताएं पूछे या इसका वर्णन कीजिए एकदम डीपली में, तो आप ये सब लिखेंगे, ठीक है, जो बताने जा रहे हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, अलग अलग करके लिखना है, जैसे इसका है, फिर इसके बाद मथुरा है, फिर यहाँ देख सकते हैं इसी टाइप से अलग अलग सबके बारे में जिस पेपर में कोई सा भी क्वेश्चन है तीनों में से उसके बारे में आप लिख सकते हैं। कुशासन सम्राट कनिष्का के शासनकाल के दौरान पहली शताब्दी ईस्वी में गाधर शैली मथुरा शैली के साथ विकसित हुआ था। शंख और कुशासन दोनों गाधर स्कूल के संरक्षक थे, जो मानव रूप में बुद्ध के पहले मूर्तिकार प्रतिनिधित्व के लिए जाना जाता है। गाधर स्कूल की कला मुख्य रूप से मायायन थी और गीकोरोपण प्रभाव दिखती है। तो मायायन का मतलब होता है जो मायावी होते हैं चित्र, उसके जरिए बताया जा रहा है, और इन्होंने इसके जरिए प्रभाव दिखता है, ये एक कलाकार है, इनके जरिए बनाया गया था। और ये जो सम्राट है शासनकाल है, ये जो इस पहली ईस्वी से पहले की और की दिखाई देती है। तो इसके पॉइंट आप यहाँ से देख सकते हैं। ये विशुद्ध रूप में बौद्ध धर्म से संबंधित धार्मिक प्रस्ताव मूर्तिकला शैली है। तो ये जो मूर्तिकला शैली कहाँ से संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से पुराने जमाने से संबंधित है। इसका उदय कनिष्का प्रथम पहली शताब्दी के समय में हुआ। तो इसका जो उदय था कब हुआ था, तो पहली शताब्दी के समय में ही हो गया था इसका उदय। और ये उदय कहाँ पर हुआ था, तो ये इसके नाम है तक्षशिला, कपिशा, पूषण वावली, यहाँ पर इनके हुए थे, ये इनके सब केंद्र है, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट है, गाधार शैली में स्वात घाटी अफगानिस्तान के भूरे रंग के पत्थर या काले स्लेटी पत्थर का इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर जो वहाँ के अफगानिस्तान में जो इनके पत्थर कौन से कलर के होते हैं, तो एक तो भूरे रंग के होते हैं, एक स्लेटी कलर के होते हैं, और एक काले रंग के होते हैं। इनका इस्तेमाल किया जाता है मूर्तियों को बनाने के लिए। 4 पॉइंट है, गाधार शैली के अंतर्गत बुद्ध की मूर्तियां या प्रतिमा आसान, बैठे हुए या स्नातक खड़े हुए दोनों मुद्राओं में मिलती है। तो जो उनकी मूर्तियां किस टाइप की होती थी, तो बैठे हुए भी होती थी, खड़े हुए भी होती थी। मुद्राएं मतलब पैसे के ऊपर बनाई जाती थी मूर्तियां। एंड इसका नेक्स्ट पॉइंट है, गाधार कला शैली में बुद्ध मूर्ति की जो भव्य है उसमें भारतीय कला का यूनियन अहम हेलेनिस्टिक प्रभाव पढ़ने की बात स्पष्ट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, गाधार कला विद्यालय में बुद्ध की विभिन्न मुद्राएं है। और ये जो ये विद्यालय यहाँ पर विभिन्न मुद्राएं जो इस टाइप से इनके मुद्रा के नाम है, देख सकते हैं। अभय मुद्रा, डरो मत, भूमि स्पर्श मुद्रा, पृथ्वी को छूना, ध्यान मुद्रा, ध्यान मतलब ध्यान देना, डरो मत इसमें बताया गया, इसमें जो पृथ्वी को छूना है तो ये बताया गया है। तो जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, अफगानिस्तान के बमयान बुद्ध गाधर विचारधारा के उदाहरण थे। उपयोग की जाने वाली अन्य सामग्री मिट्टी, चूना, प्लास्टर थी। हालांकि
गांधार कला में संगमरमर का उपयोग नहीं किया गया। टेराकोटा का उपयोग शायद ही कभी किया जाता था। तो जो इनका उस एक पत्थर होता था, आपको पता ही है, तो इसका उपयोग नहीं किया गया, इसका उपयोग शायद ही किया जाता था। जहाँ तक उनका उपयोग होता था ना सामग्री में, मिट्टी का उपयोग होता था, चूना का, प्लास्टर का, इन सभी का उपयोग होता था मूर्तियों को निर्माण करने में, उसको बनाने में। तो यहाँ आपको इसकी विशेषताएं पता चल गई एंड इसका वर्णन, इसके बारे में पता चल गया, इस पॉइंट का क्या मतलब है, इसमें क्या क्या बताया गया है। एंड जो आपकी सेकंड शैली है मथुरा शैली, तो इसके बारे में आप देखिए अच्छे से। मथुरा कला विद्यालय भी मुख्य रूप से कुशासन सम्राट कनिष्का के शासनकाल में फला फूला। तो इसका भी जो विकास हुआ कब हुआ है, तो सम्राट है जो कनिष्का, उसके शासनकाल में हुआ था। इस स्कूल में उत्पादन का मुख्य पारंपरिक केंद्र मथुरा था और इसका जो केंद्र क्या था, मथुरा ही था। और अन्य महत्वपूर्ण केंद्र सारनाथ और कौशांबी थे। इस विद्यालय में प्रयुक्त सामग्री चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर थी और इनकी जो सामग्री थी किससे बनाई जाती थी विद्यालय, तो जो बलुआ पत्थर होते हैं उससे। यही काल 6वीं या 7वीं शताब्दी में गुप्त काल के दौरान चरम पर पहुंचा और ये 7वीं से लेकर 6वीं शताब्दी के बीच में ही इसने अपना विकास किया। ठीक है, तो इसके पॉइंट देखिए, विशेषताएं। इसका संबंध बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण हिंदू धर्म तीनों से है। और इसका संबंध किससे, इस शैली का, तो जो ब्राह्मण होते हैं, हिंदू धर्म होते हैं, बौद्ध, जैन, इन सभी से होता है। सेकंड पॉइंट है मथुरा कला शैली की दीर्घजीविता प्रथम शताब्दी ईस्वी सन 4वीं शताब्दी ईस्वी सन तक रही और ये पहले से 4थे शताब्दी तक इसका विकास रहा। एंड थर्ड पॉइंट, मथुरा कला के मुख्य केंद्र मथुरा, तक्षशिला, अहिच्छन, स्वर्ण, बनारसी, कौशांबी आदि है। तो इनके जो ये केंद्र है, तो ये आप ये देख सकते हैं, इनके नाम याद कर लीजिएगा। ये है मथुरा शैली की सिकरी रूप बल मध्यकालीन के लाल चिसदार पत्थर या क्षेत्र चिसदार पत्थर का इस्तेमाल होता था। और जो इनकी शैली है, यहाँ पर किस टाइप के पत्थर इस्तेमाल होते थे, तो ये देख सकते हैं, चीतेदार जो पत्थर होते हैं उस टाइप से इनका इस्तेमाल किया जाता था। मथुरा मूर्तिकला शैली में भी बुद्ध आसन बैठे हुए और खड़े हुए दोनों स्थिति में प्रदर्शित किए गए। तो मतलब आपको विशेषता में आप इसका ये लिखेंगे कि जो इसमें भी ना खड़े और बैठे हुए ही आपकी जो बुद्ध की मूर्तियाँ मिली है और ऊपर वाले में भी यही था, सेम प्रोसेस। नेक्स्ट है आपका यहाँ से पॉइंट है मथुरा शैली में बुद्ध प्राय वस्तु रहित, बाल विहीन, मूछ विहीन, अंकार विहीन, किंतु पीछे प्रभाव मंडल प्रयुक्त किए गए हैं। तो मतलब जो इनमें मथुरा शैली में जो बुद्ध जी की फोटो बनाई है, कैसी बनाई है, बिना मूछ वाली बनाई है, बिना जो वस्त्र वाली बनाई गई है। ठीक है, एंड इसका नेक्स्ट पॉइंट, मथुरा काल में बुद्ध समस्त प्रसिद्ध मुद्राओं में प्रदर्शित किए गए और इनकी भी ना जो फोटो है कहाँ बनाई गई थी, चित्त मुद्रा के ऊपर ही बनाए जाते हैं। ठीक है, और ये भूमि स्पर्श मुद्रा, इनके अलग अलग नाम है जो हमने ऊपर आपको दिखाए थे। नेक्स्ट पॉइंट है मथुरा काल की छवियों में बुद्ध, विष्णु, शिव, यक्ष, दक्षिणी जिन आदि शामिल है, जो ब्राह्मणवाद, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के धार्मिक उत्साह के परिणाम स्वरूप इनकी जीवन शक्ति और आत्मसत्य जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इसमें जो अलग अलग लोग होते हैं उनके जरिए जो धर्म होते हैं, ये मथुरा को चलाया जाता है, उनको प्रोत्साहित किया जाता है, आत्मसम्मान को। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हिंदू देवताओं को उनके आयुध का उपयोग करके दर्शाया गया है। मथुरा शैली में शारीरिक हाव भाव के बजाय आंतरिक सौंदर्य और चेहरे की भावनाओं पर अधिक ध्यान दिया गया है। तो जो मतलब हाव भाव मतलब हिलाया डुलाया नहीं जाता, लेकिन जो आंतरिक सौंदर्य ना चेहरे पर चमक है उस पर ध्यान दिया जाता है, उसकी जो मूर्ति कला पर। इस स्कूल के विकास से पहले बुद्ध की कभी भी सांची, बहुला या गाय में मानव रूप में चित्रित नहीं किया गया। बुद्ध को केवल प्रतीकों के रूप में दर्शाया गया था, मुख्य 2 पैरों के निशान या पहियाए। मथुरा के कारीगरों ने शुरू में प्रतीकों को चिन्हित करना जारी रखा, लेकिन धीरे धीरे बुद्ध की मानवीय छवि कला के अन्य स्कूलों से स्वतंत्र दिखाई देने लगी। मानव बुद्ध की यह छवि यक्षों की छवियों पर बनाई गई थी।
तो इस पॉइंट के अंदर यही बताया जा रहा है कि जो बुद्ध जी है उनको ना पहले सांची के स्तूप द्वारा ही में बनाया जाता था, लेकिन कभी भी उनको चित्र के माध्यम से नहीं दिखाया जाता था। लेकिन आने वाले समय में ये होने लगा और ये 2 पैरों के निशान के द्वारा भी, और मथुरा के जो कारीगर थे ना वो चित्र करना जारी रखा, और धीरे धीरे उन्होंने मानवीय छवि कला को अन्य स्कूलों में स्वतंत्र दिखाई देने लगा। मतलब सभी स्कूलों में बनाने जाने लगा मानवीय कला, मतलब मानव के जो फोटो होते उन्हें। और मानव बुद्ध की ये छवि यक्षों और छवियों पर बनाई गई थी। मतलब जो कक्ष होते हैं, छवियाँ होती है, अलग अलग पोस्टर होते हैं, वहाँ सभी बनाने जाने लगे। पहले सिक्कों पर बनाए जाते थे। ठीक है, अब इसके बाद ये आपका लास्ट टॉपिक है जो अमरावती स्कूल। तो इसके बारे में देखिए, फिर इसके बारे में इसका जो अंतर है तीनों में वो क्या है वो बताया जाएगा। तीसरी प्रकार की मूर्तिकला जो कुशासन काल के दौरान विकसित हुई वह आंध्र प्रदेश के अमरावती और नागार्जुन कोंडा में थी। तो ये कहाँ पर विकसित हुई थी, तो ये देख लीजिए, 2 नाम है इनके यहाँ पर, यानी इसके पॉइंट है विशेषता के देख सकते हैं। भारत के दक्षिणी हिस्सों में सतवहन शासकों के संरक्षण में कृष्णा नदी के तट पर अमरावती शैली का विकास हुआ। तो इसका विकास कहाँ हुआ था, तो कृष्णा नदी के तट पर, मतलब किनारे पर। तो देखिए, अमरावती कला में मूर्तिकला के रूप में तीव्र भावनाओं को विशेषताएं है, क्योंकि आंकड़े पतले हैं, बहुत अधिक गति है, शरीर को 3 झुकाव के साथ दिखाया गया, और मूर्तिकला शारीरिक रचना सांची के स्तूप की तुलना में अधिक जटिल है। और ये अधिक जटिल है क्योंकि जो मूर्ति के ना जो बनाने का तरीका होता है उसमें ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर वही किसी को जो आप मान सकते हैं, जैसे अगर किसी की मूर्ति बनाओगे तो आप ज़्यादा टाइम लगेगा, वहीं आप अगर घर बनाते हो तो वहाँ कम टाइम लगता है। तो शरीर का झुकाव तिकोना है, 3 टाइप वाला। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, मूर्तियों का सफ़ेद चूना पत्थर संगम का भ्रम पैदा करता है और आज भी उतना ही ताज़ा है जितने कि नक्सली करने वालों के हाथों में से छूटा था। और जो वो मूर्तियाँ किस से बनी होती है, तो पत्थर चूने सफ़ेद से बनी रहती है, और ये आज भी उसी टाइप से दिखते हैं जैसे जब उन्हें बनाया गया था उस टाइप से दिखता है। यह एक कामुक कला है जो उन लोगों के अंदर को दर्शाती है, और ये एक ना कला है जो उन लोगों के जो आनंद है ना, आनंद को दर्शाती, जिन्होंने बुद्ध के मार्ग को स्वतंत्र के नए मार्ग के रूप में अपनाया था, और स्वतंत्र रूप में अपनाया था बुद्ध को, ना कि दुनिया से अलगाव के, मतलब कि दुनिया से मिला के अपनाया गया, ना कि उसे अलग करके अपनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रमुख स्थान जहाँ इस शैली का विकास हुआ वो है अमरावती, नागार्जुन कोंडा, गोली, घंटासाला और बैगी। तो यहाँ पर जो इसका विकास हुआ इसके कुछ नाम है, आपको इनके नाम याद रखना है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, सांची स्तूप की तरह अमरावती स्तूप में भी एक वेदिका के भीतर दक्षिण पथ थे जिस पर बुद्ध और बोधिसत्व के जीवन की कई कथा कहानियाँ, जन्म, चमत्कार, ज्ञान और मारा सुंदरी नदा का विजय से संबंधित ऐसे प्रकरणों को दिखाया गया। तो जो सांची की स्तूप है ना, उसी तरह ना जो अमरावती का स्तूप है वहाँ पर अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग चीज़ें दिखाई जाती थी, जैसे जन्म के बारे में बताया जाता था, चमत्कार, ज्ञान, सब कहानियाँ बताई जाती थी और लोगों को सुनाई भी जाती थी उस स्तूप के अंदर। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, इस शैली में धार्मिक और धर्मनिरपेक्षता दोनों प्रकार के चित्र मौजूद है। तो दोनों प्रकार के, धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष। बाद में यह शैली पल्लव और चौल वास्तुकला में बदल गई, और इसका जो बाद में ना इस शैली बदल चुकी है, इसका नाम चेंज हो चुका है, देख सकते हैं, चौल वास्तुकला। एंड लास्ट पॉइंट है आपका, अमरावती मूर्तिकला के अवशेष ब्रिटिश संग्रहालय और मद्रास संग्रहालय में संरक्षित रखा हुआ है, लेकिन नागार्जुन कोंडा की नक्सलीय साइट पर लगभग पूरी तरह से संरक्षित है। और जो इसका कहते थे ना, इसकी जो अमरावती मूर्ति कला है ना, वहाँ पर उसका कहाँ रखा गया है, कहाँ पर, तो ये देख सकते हैं ब्रिटिश में रखा गया है और मद्रास में इसको संभाल के वहाँ रखा गया है, जैसे म्यूजियम होता है वहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको इन तीनों के बारे में हमने बता दिया, और बाकी इसका अंतर आप देख सकते हैं यहाँ से। और अगर आपके पेपर में कोई सा भी क्वेश्चन आए ना इन तीनों के अकॉर्डिंग, तो आप अच्छे से लिख सकते हैं। तीनों के बारे में पूछिए, एक के बारे में, 2 के बारे में, जैसे भी पूछा जाए क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन जरूर आएगा। तो देखिए फर्स्ट,
तो पहले तो आपकी इसकी शैली मतलब स्कूल एंड गांधार, मथुरा, अमरावती, तो इन तीनों के बारे में। अब इसका जो प्रभाव है, बाहरी प्रभाव क्या पड़ा इन तीनों में, फिर उपयोग की गई सामग्री देखिए। गीक मूर्तिकला का भारी प्रभाव, इसलिए इसे एडो गीक कला के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो प्रभाव सबसे ज़्यादा भारी है और ये प्रभाव पड़ता है, तो इसको इस नाम से जाना जाता है, इंडो गीक कला। ठीक है। और मथुरा में देखिए, इसे स्वदेशी रूप से विकसित किया गया था। इसे स्वदेशी रूप से विकसित किया गया था, इसमें भी वही है और इसमें भी। और इसमें जो इसका प्रभाव है ना ज़्यादा माना जाता है, इसलिए इंडो गीक कला के रूप में जाना जाता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, ये देखिए, उपयोग की गई सामग्री। इसमें क्या क्या सामग्री का उपयोग किया गया था इसे बनाने के लिए। प्रारंभिक कागज स्कूल में नीले भूरे रंग के बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया, जबकि बाद की अवधि में मिट्टी और प्लास्टर का उपयोग किया गया। तो पहले किसका किया गया था, नीले भूरे रंग के जो पत्थर होते हैं, बलुआ होते हैं, उनका प्रयोग किया जाता था। और फिर बाद में मिट्टी का और प्लास्टर का प्रयोग किया जाने लगा। और इसमें देखिए, चीटीदार लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगम का इस्तेमाल किया गया था। तो इनके नाम याद रखने, इन तीनों में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की गई थी। धार्मिक प्रभाव में देखिए कि इनका क्या अंतर है। ग्रीको रोमन पथ से प्रभावित है और ये इससे प्रभावित है। उस समय के तीनों धर्म यानी हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रभाव है। और इन तीनों में किसका जन्म कह रहे हैं, इसका जो धर्म है वो 3 धर्म होते हैं, तीनों से प्रभावित है, हिंदू, जैन, बौद्ध। और इसका देखिए मुख्य रूप से बौद्ध से प्रभाव है और ये जो बौद्ध धर्म है उससे प्रभावित है। और ये संरक्षण, और इसके जो कौन थे, तो कुशासन, और ये दोनों में भी सेम है। और ये सतवाहन शासक, यानी इसका विकास का क्षेत्र, इसका विकास मतलब कहाँ पर हुआ था, किस जगह हुआ था। आधुनिक काधर के क्षेत्र में उत्तर पश्चिम सिमरात में विकसित हुआ था ये। एंड इसका ये मथुरा, शोक और कनकलीता में और उसके आसपास विकसित हुआ। कनकलीता जैन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध थी। और ये वाला है कृष्णा गोदावरी निचली घाटी में विकसित। अमरावती, नागार्जुन कोंडा, गोली, घंटासाला और बैगी और उसके आसपास विकसित हुई थी ये। और इसका ये जो लास्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, ये वाला बुद्ध मूर्तिकला की विशेषता है। आध्यात्मिक बुद्ध, उदास मूर्ति, दाढ़ी और वाले बुद्ध, कम आंकलन, लहराते घुराते वाल, आत्मिक या योगी मुद्रा, आभूषण रहित, जटिल, आधी बंद और खुली आंखें, बड़ा माथा, लंबे कान। मतलब इस टाइप से इनको बनाया जाता था कि इनकी मूर्तियों को किस टाइप से सिक्के पर या किसी भी चीज़ पर छवि बनाई जाती थी उस टाइप से। तो इनके लंबे बाल होते थे, दाढ़ी होती थी, तो जो इनकी आंखें होती थी आधी बंद होती थी तो आधी खुली होती थी, तो इनके वस्त्र होते थे। ठीक है। और ये इसमें देखिए, प्रासंचित चेहरा, रंग, कपड़ा, हष्टपुष्ट शरीर, बाल, मुंडी, सर, मद्रास और सिर के पीछे प्रभाव मंडल, तो इस टाइप से बनाया जाता है। नेक्स्ट जो थर्ड में, बुद्ध के जीवन का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व मानव और पशु दोनों रूपों में बुद्ध का जीवन है। और इसमें ना जो मानव है और पशु है दोनों रूपों में बनाया जाता था इनकी मूर्तियों को। मूर्तियाँ सामान्य बुद्ध के जीवन और जाटक कलाओं की कहानी को दर्शाती है और इनकी कहानी को दर्शाती है, जो जाटक कलाएं होती है उनके बारे में बताती है। तो ये आप इनके अंतर में लिख सकते हैं, ये पॉइंट हमने बताए। एंड इनमें से भी जो कॉमन थोड़े थोड़े अलग है तीनों में से, इसमें भी अंतर बना के आप लिख सकते हैं जो हमने ऊपर बताया इनकी विशेषता है, इनका वर्णन। यहाँ पर फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आपका कंप्लीट होता है। इसमें हमने आपको ना 5 से 6 क्वेश्चन करा दिए। आपके पेपर में किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए ना तो आप ये आंसर लिख सकते हैं। एंड इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा सांची का स्तूप, और इसके बाद जो आपके ये वाला क्वेश्चन बनेगा, एंड इसका एक और क्वेश्चन बनेगा ये वाला। ये तीनों का क्वेश्चन के आंसर आपको नेक्स्ट क्लास में दे देंगे, क्लास 4 में। और ये क्लास 3 है, और इससे पहले हमने जो आपका यूनिट 3 है वो कंप्लीट करा चुके हैं और इस वीडियो को, और इसके बाद आने वाली वीडियो में आपकी जो यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगी। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा प्लीज़, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट